नमस्कार। आपका एक और क्लास में फिर से स्वागत है। पहले भी हमारी कई क्लासें हुई और आज हम पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक सिंधु घाटी सभ्यता। इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा, इसी के बाद पढ़ेंगे हम हड़प्पा सभ्यता, चंदोदड़ो, ये स्थान है जो खोजे गए हैं। ठीक है, कालीबंगा, रोपण, बनावली, ऐसे बिंदु पढ़ाए जाएंगे आपको कि अति महत्वपूर्ण होंगे परीक्षा की दृष्टि से। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की, बहुत ही, या फिर कोई भी स्कूल में भी पढ़ रहा है किसी भी क्लास में, तो ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाए जाएंगे आपके लिए। ठीक है, और आपको बस ध्यान से सुनना है और ये सुनने के बाद लगभग याद हो जाएगी आपको, रिवीजन तौर पर सुनना है। ठीक है, महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। ठीक है, और ये आज की क्लास में इसको कवर करेंगे हम, सिंधु घाटी सभ्यता को। इसके बाद जो अगली क्लास होगी हमारी वैदिक, इसके बाद वैदिक युग का चैप्टर आ जाएगा। अगली क्लास उसके लिए लेके आऊंगा वैदिक युग की एक अच्छे तरीके से, और पूर्ण भरोसा दिलाता कि आप एक बार क्लास को जरूर ले, अवश्य आपको बहुत कुछ जानकारी मिलेगी। ठीक है, अब हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा, और भी तो नाम पड़ सकते हैं, इसलिए इसके अलग अलग नाम, जैसे जैसे स्थान खोजेंगे अलग अलग नाम पड़ेगा। ठीक है, इसको हड़प्पा सभ्यता भी कह सकते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता भी कह सकते हैं, इसको सरस्वती सभ्यता भी कहा गया है क्योंकि सरस्वती नदी के पास भी स्थान खोजे गए। ठीक है, कांस्ययुग सभ्यता भी कहा गया इसको क्योंकि कांस्य का प्रचलन बहुत अधिक था। ठीक है, कांस्ययुग सभ्यता भी है, नगरीय सभ्यता है। ठीक है, तो एक बार इसको हम देख लेते हैं क्या है, इसका समय पीरियड क्या रहा। इसका अलग अलग किताबों में कई जगह अलग अलग है, लेकिन समथिंग एक एवरेज समय पीरियड है जो 2350 से 1750 के बीच रहा है। ठीक है, यानी कि हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता है, आज की सभ्यता नहीं है, हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता है। इस एक कई अलग अलग स्थान खोजे गए हैं इसमें। ठीक है, अब इसका विस्तार की अगर हमें इस क्लास को समझना है तो सबसे पहले हम इसको विस्तार देखेंगे, कहां कहां फैली हुई है सभ्यता। ठीक है, इसका विस्तार है पूर्व से पश्चिम तक तथा उत्तर से दक्षिण तक। यह जम्मू कश्मीर के मांडा में, चिनाब नदी पे, तथा ये महाराष्ट्र का हिस्सा है, ये महाराष्ट्र डैमाबाद तक, तथा ये आलमगीरपुर पड़ता है, मेरठ का क्षेत्र है दिल्ली के पास, यहाँ पे दिल्ली का ये हिस्सा है। यहाँ पे ये पश्चिमी यूपी का भाग है, यहाँ पे आलमगीरपुर है, यहाँ तक भी सभ्यता का विस्तार पाया गया है। ठीक है, और इधर अफगानिस्तान, पाकिस्तान के हिस्से में सुरगोंडोर, दासक नदी के किनारे यह सभ्यता 12.99 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तृत थी। एक विशाल सभ्यता थी, यानी कि हम यहाँ पे देखें इसके लिए, यह पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, यहां से लेके और यहाँ महाराष्ट्र तक, इधर तक ये विस्तृत थी। ठीक है, और इधर ये उत्तर प्रदेश का दिल्ली के पास का, यहाँ से सटा हुआ है दिल्ली से, यहां से लेके अफगानिस्तान तक, इधर तक पाकिस्तान तक चली गई, एक विस्तृत सभ्यता थी। ठीक है, इसका विस्तार कितना है, 1299 लाख वर्ग किलोमीटर। अब हड़प्पा की बात करते हैं हम। हड़प्पा नाम क्यों पड़ा, ये हड़प्पा सबसे पहला स्थान खोजा गया है। ठीक है, इसमें हमें कुछ, इसका एक लोकेशन देखना है हमको, कहां पर अवस्थित है, एक इसके खोजकर्ता कौन थे, कितने सन में इसकी खोज हुई, और किस नदी के किनारे अवस्थित है। ठीक है, हड़प्पा की खोज हुई 1921 में। इसके खोजकर्ता कौन थे, दयाराम साहनी, 1921 में। ये कहां पर अवस्थित है, रावी नदी के तट पर अवस्थित है। ठीक है, रावी नदी एक पाकिस्तान का हिस्सा पड़ जाता है, वहां पर स्थित है। ठीक है, इसके बाद मोहनजोदड़ो की बात करते हैं हम। मोहनजोदड़ो ये सिंधु का भाग है, सिंधु नदी का, उसके पास बसी हुई सभ्यता है इसको। ये हड़प्पा में कुछ स्थान पाए गए हैं। ठीक है, हड़प्पा में क्या क्या मिला हमें, 6 अन्नानागार मिले हमारे लिए, 6 अन्नानागार मिले हैं, और एक पहलवान की स्टेचू मिली, मूर्ति मिली। ठीक है, अन्नानागार क्या होते थे, एक राशनिंग व्यवस्था होती थी जिसको स्टोरेज किया जाता था, उसमें राशन को रखा जाता था। ठीक है, एक अन्नानागार और 6 अन्नानागार और पहलवान की मूर्ति हड़प्पा से मिली, और बहुत सी चीजें मिली यहाँ हड़प्पा से।
इसके बाद हम मोहनजोदड़ो में क्या क्या खोजा गया, कई चीजें खोजी गई। यहाँ पर हम सबसे पहली बात करते थे विशाल अन्नानागार, एक बहुत बड़ा राशनिंग स्टोर यहाँ पर मिला है। विशाल अन्नानागार एक, और विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार क्या होता था, ये बहुत बड़ा नहाने का स्थान हुआ करता था इस तरह से। इसमें यहाँ पर सीढ़ियां होती थी बीच में उतरने के लिए इस तरह से, और यहां से इधर से, और इधर बैठने की व्यवस्था होती थी, ठीक है। ये कहां पर मिला हमें, मोहनजोदड़ो में। बृहत अन्नानागार, विशाल स्नानागार तथा तांबे के नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है हमारे लिए यहाँ पर मोहनजोदड़ो में। क्या मिली, तांबे के नर्तकी की एक मूर्ति प्राप्त हुई हमारे लिए, स्टेचू प्राप्त हुआ है, एक मूर्ति प्राप्त हुई हमारे लिए यहाँ पर। इसमें एक नृत्य करते हुए दिखाई गई है। इसमें क्या है, पूरे हाथों में सजावट थी। ये ऐसे हम पता चला सकते हैं कि ये सब तक कितनी संपन्न रही होगी, आर्थिक रूप से कितनी संपन्न रही होगी। हाथों में चूड़ियां हैं, पूरे यहां तक हाथों में चूड़ियां, चूड़ियों से कवर कर रखे इसने हाथों, यहाँ पे चूड़ियां, यहाँ पे माथे पर बिंदी, यानी कि एक नर्तकी की मूर्ति। एक दाढ़ी वाले ध्यानिष्ठ बाबा की मूर्ति मिली है। एक कांसे का पैमाना मिला है, ठीक है, हमारे लिए यहाँ पर मोहनजोदड़ो में बहुत सी चीजों की खोज की गई है। एक चंद्रधोदड़ो, एक हिस्सा ये भी खोज गया, ये भी पाकिस्तान के भाग में पड़ता है। इसमें चंद्रधोदड़ो में क्या है, एक लिपस्टिक मिली है और ईंटें मिली है। यहाँ पर ईंटें, एक कुत्ता है वो बिल्ली का पीछा कर रहा है, उस ईंटों पर उसके प्रिंट मिले हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें ईंट मिली है, इसी से तो हमने आंकड़ा लगाया, इसी से विद्वानों ने आंकड़ा लगाया। इसमें फुटप्रिंट मिले हैं, उसके पैरों के निशान मिले हैं दोनों के, ठीक है, ईंटों पर। लिपस्टिक, इसके बाद कालीबंगा। कालीबंगा हनुमानगढ़ राजस्थान में है। इसमें क्या है, कालीबंगा, यानी कि नाम से पता चल रहा है कालीबंगा। काली चूड़ियां मिली है यहाँ पे हमें, काली चूड़ियां मिली है, काली चूड़ी, कालीबंगा में काली चूड़ी, जुते हुए खेत मिले हैं, अलंकृत ईंटें मिली है, अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। रोपड़ पंजाब में पड़ता है, वनावली हरियाणा राजस्थान में, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, लोथल एक उस सभ्यता का एक बंदरगाह था। यहाँ पर बहुत से साक्ष्य मिले हैं हमें, चावल के साक्ष्य मिले हैं। एक चिड़िया मिली है जो मछली को, इस चिड़िया का चिन्ह मिला है, वो जो मछली को मुंह में दबाए हुए चिड़िया, ठीक है, लोमड़ी का चिन्ह मिला है, ये बंदरगाह मिला है। ये अहमदाबाद से के क्षेत्र में गुजरात में विस्तृत थी। ये सभ्यता कई राज्यों में विस्तृत थी हमारे, जैसे जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं लोथल बंदरगाह है मेसोपोटामिया का। इससे हमें पता चलता है कि एक विदेशी व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता, हब हुआ करता था। यहाँ पे पोर्ट था जो विदेशों से व्यापार किया जाता था, ठीक है, बंदरगाह था जो, और ये व्यापार समुद्री मार्ग से होता था मेसोपोटामिया के लिए। इसलिए हम ये अनुमान लगा सकते हैं हजारों साल पहले इस सभ्यता कितनी संपन्न रही होगी, है, हर चीज से परिचित थे ये लोग, ठीक है। हम आगे आगे बताएंगे आपको। एक अहमदाबाद का हिस्सा, एक धोलावीरा में क्या मिला है हमारे लिए, एक विशाल समारोह स्टेडियम मिला है। पॉलिशयुक्त पत्थर मिले हैं, वहां पर पॉलिशयुक्त पत्थर मिले हैं। ये मांडा देवाबाग, ये पश्चिमी हिस्सा है यहाँ पर महाराष्ट्र में, सबसे पश्चिमी हिस्सा महाराष्ट्र का देवाबाग, ठीक है। धातुएं, सिंधु घाटी सभ्यता वाले किन किन धातुओं से परिचित थे, धातुएं भी तो उस टाइम चल रही थी। इसमें हम बता सकते हैं जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है, सोना, चांदी, तांबा, कांसा, इन धातुओं से परिचित थे। इसको हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं इसी के लिए, इसी के सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है, इसी के लिए हम कांस्य की भी सभ्यता कह सकते हैं, क्योंकि अधिकांश क्षेत्र इसके सिंधु घाटी क्षेत्र में खोजा गया, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा, ठीक है। धातुएं, अंत्येष्टि,
अंतुष्टि यानी कि जब आदमी खत्म हो जाता था उसको अंतुष्टि किस प्रकार किए जाते थे, ये दोनों प्रकार से अंतुष्टि करते थे। अंतुष्टि दोनों प्रकार से होती थी, शवों को दफनाते भी थे और जलाते थे, ठीक है, दोनों प्रकार से अंतुष्टि करते थे। और कई कई तो ऐसा मिला है कि एक वहां पर कई ऐसी खुदाई में ऐसे भी मिले हैं चित्र, जो आदमी का कंकाल, उसके साथ में कुत्ते का कंकाल, उसके बाद से मिट्टी का बर्तन, ऐसे चिन्ह मिले हैं, ठीक है। तो ऐसी परंपरा रही होगी उस टाइम की कि शायद हो सकता है कि कुत्तों को भी उसके साथ दफना दिया जाता होता, कुत्ता क्योंकि उसका प्रेम बहुत हो सकता, कुछ भी हो सकता है, एक अनुमान आंकड़े है, ठीक है, अनुमान लगाया जा रहा है इसमें। और इसको कोई अब तक लिखित जानकारी हमारे लिए प्राप्त नहीं हुई है इसकी। लिपि, लिपि क्या थी इसकी? लिपि थी एक संकेत मात्र थी जो उसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका। लिपि भाव चित्रात्मक थी, यानी कि फोटो मिले हैं उसके जो भाव से अब तक पढ़ा नहीं जा सका। लिपि क्या थी? ये दाएं से बाएं इस तरह लिखी जाती थी, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं, फिर इस तरह सर्पिलाकार थी, दाएं से बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, भाव चित्रात्मक लिपि थी। इसके लिए आज तक पढ़ा नहीं गया है, ठीक है। इसके बाद निर्माता, निर्माता इसके आर्यों को माना गया है, जो मध्य एशिया के आए थे, आर्यों को इसका निर्माता माना गया है, ठीक है। अगर ये सत्ता रही तो इसमें का निर्माण भी तो हुआ होगा किसी टाइम, कहां से आई थी ये सत्ता, क्या हुआ? नगर नियोजन, नगर नियोजन की बात करें तो आज के टाइम से भी कई गुना विकसित ये क्षेत्र रहा होगा उस टाइम में। नगर नियोजन, नगरों को इतने तरीके से बनाया गया है यहाँ पर कि एक पक्की नालियां बनाई जाती थी, नालियों को पक्की ईंटों से, पकाकर ईंटों से उनको कवर किया जाता था। और जो भवन थे वहां के, इस तरह सड़कें थी, इन पर भवन थे, तो भवन समान बनावट के थे, भवन समान बनावट के थे, और इन दो भवनों के बीच में खाली स्थान छोड़ दिया जाता था, ठीक है। इनके दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे और जो खिड़कियां थी पीछे की ओर खुलती थी, ठीक है। इतनी डेवलप सभ्यता थी। जो सड़कें थी जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, समकोण पर काटती थी इस तरह से। नगर नियोजन, राजधानियां, इसकी दो राजधानियां बताई गई उस टाइम पे, एक उत्तरी क्षेत्र की हड़प्पा तथा दक्षिणी क्षेत्र की सिंधु मोहनजोदड़ो, ठीक है। उत्तरी क्षेत्र की हड़प्पा और दक्षिणी क्षेत्र की मोहनजोदड़ो। राजधानियां, सामाजिक जीवन क्या रहा इनका? सामाजिक जीवन परिवार सत्तात्मक था। इसमें सबसे अच्छी व्यवस्था यह है कि इसमें किसी भी प्रकार का धर्म नहीं था, धर्म निरपेक्ष थे ये लोग, धर्म निरपेक्ष थे, वर्ण व्यवस्था नहीं थी। समाज विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में विभाजित था, ठीक है। इसमें हमें वर्ण व्यवस्था के साक्ष्य नहीं मिले हैं। सामाजिक जीवन, भोजन शाकाहारी था, भोजन के लिए कई अन्नों के साक्ष्य मिले हैं। भोजन के लिए एक गेहूं तथा जौ का प्रयोग करते थे, और सबसे पहले कपास की खेती सिंधु लोगों से ही जानकारी इसकी मिलती है। तो सबसे पहले सिंधु वासियों ने ही कपास की खेती का आरंभ हुआ यहाँ से, ठीक है। इसलिए यूनानियों ने इसके लिए नाम भी दिया, षडन नाम दिया, ठीक है। इसके बाद वस्त्र ये सूती तथा ऊनी सभी प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे। वस्त्र महिला तथा पुरुष दोनों पहनते थे, ठीक है। वस्त्रों को सूती तथा ऊनी महिला तथा पुरुष दोनों पहनते थे। आभूषण मैंने बता ही दिया आपको, आभूषण क्या क्या बनाए जाते थे, सोना, चांदा, तांबा, कांसी। लोहे के हमें साक्ष्य नहीं मिले हैं इसमें, ठीक है, यानी कि लोहे से शायद हो सकता अपरिचित हो। इसके बाद धार्मिक जीवन, इनका धार्मिक जीवन क्या रहा उस टाइम पर? धार्मिक जीवन, यह पशुपति शिव की पूजा करते थे, उपासना करते थे, यानी कि पशुपति शिव
उस समय में इनकी सभ्यता के टाइम में सर्वोच्च देवता रहे होंगे। पशुपति शिव उस सभ्यता के सर्वोच्च देवता रहे होंगे। इसी के बाद सूर्य की भी उपासना करते थे। और जो लिंग पूजा का आरंभ माना जाता है वह सिंधु घाटी सभ्यता से ही माना जाता है। तो ये लिंग की भी पूजा करते थे उस टाइम। कुंवड़ वाला बैल एक बहुत ही इनका महत्वपूर्ण पशु था, इसके लिए भी पूजते थे। गाय का इतना इसमें महत्वपूर्ण नहीं बताया गया है, लेकिन कुंवड़ वाले बैल का जिक्र आया है इस सप्ताह में। व्यापार समुद्री मार्ग तथा सड़क मार्ग दोनों प्रकार से होता था। व्यापार समुद्री कलाकृतियां बहुत सी मिली हैं, इनकी मोहरें प्राप्त हुई हैं, मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं, सीलें भी प्राप्त हुई हैं। सीलें किस तरह की थी? कई सीलें ऐसी है बेलनाकार भी सीलें होती थी जो इस तरह से घुमाकर उस पर सील लग जाती थी, और कोई स्टाम्प सील भी होती है जो आज के टाइम में प्रचलन है, इस तरह लग जाती थी। सभ्यताएं इसकी और भी सभ्यता नहीं, इस टाइम में कई सभ्यताओं का विकास हुआ। एक मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, एक नील नदी मिस्र की सभ्यता थी, ह्वांग नदी चीन की सभ्यता थी, दजला फ्रात सुमेर की सभ्यता थी। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता एक आर्थिक और सामाजिक सभी बिंदुओं से महत्वपूर्ण और संपन्न सभ्यता थी। अब इसके समाप्त इतनी बड़ी सभ्यता रही हजारों वर्ष पहले, इसका समापन कैसे हो गया? इस बारे में कई लोग बताते हैं कि बहुत ज्यादा बाढ़ आई होगी, उसमें दबकर जलमग्न हो गया होगा ये भूभाग, ऐसे भी सभ्यता का समापन हो सकता है। तथा ऐसा भी मान सकते हैं किसी बाहरी शक्ति ने आक्रमण किया हो और ये खत्म हो गई हो, या फिर इतना अकाल पड़ गया हो कि ये उसके कारण भी समाप्त हो सकती है। इसके अलग अलग विचारधाराएं दी गई हैं इस सप्ताह के बारे में, ऐसे भी समाप्त हुई होगी, कई प्रकार के विचारधाराएं दी हैं इसमें। ठीक है, ये हमारा छोटा सा सिंधु घाटी का विस्तार था, और मैं कोशिश की है कि पॉइंट बताऊं इसमें सिंधु घाटी सप्ताह में आपके लिए। और मैं नेक्स्ट लेक्चर इसका वैदिक युग का आएगा मेरा, इसके बाद इतिहास के कंटिन्यू लेक्चर चलते जाएंगे, और फिर इसके बाद इतिहास संविधान, ये सारे लगातार लेक्चर चलेंगे। ठीक है, बस आपको एक मेरे प्यार से समझना है इसको। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो एक बार आपका सपोर्ट मिल जाएगा हमारे लिए, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और हमारी क्लासें कंटिन्यू रहेंगी, संविधान की रहेंगी और भूगोल की भी रहेंगी क्लासें। और इसके बाद मैं इसका जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक खत्म होगा, इसके बाद अगला लेक्चर उसका लाऊंगा वैदिक युग का। वैदिक युग को हम एक ही क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, और ठीक है, नमस्कार, थैंक यू।